Hello student. Uh, in continuation of the yesterday's topic, let us take the second technique of scientific management, that is standardization and simplification of work. Standardization means scientific management always emphasizes on the maintaining standard relating to every steps of business operation. In this one, output is possible if the standard is maintained right from selection of tool, equipments, machines to use, maximize the output by keeping in mind quality standards. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weight, measures and quality of product. साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टेलर ने किस चीज़ पे वेटेज दिया है? जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके स्टैंडर्ड पे उसको मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना। वो कब पॉसिबल है? अगर हम सही टूल्स का यूज़ करेंगे, सही इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, मशीन्स अच्छी होंगी, टारगेट बना के रखेंगे कि इस क्वालिटी का हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, सारी चीज़ें एक्यूरेट होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकलेगा, मेजर्स एक्यूरेट होंगे, तो जाके हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड. टू सेट अप स्टैंडर्ड्स, द मैनेजर मस्ट मेक use of work study technique which include the time study, motion study, fatigue study. Even modern techniques such as Kaizen, Six Sigma, etc. can be used to set up standards. Companies like Nokia, Apple, Nike, Videocon, etc. are using techniques of standardization. टेलर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन को गेटअप करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक ऑफ स्टडीज़ यहाँ पे हमें फॉलोअप करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कौन सा है? टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है, और नई नई टेक्निक्स और इम्प्लीमेंट हुई है, दैट इज़ काइजन, सिक्स सिग्मा एक्सेट्रा। ये सब स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अगर इनको फॉलो करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। कुछ कंपनियां लाइक नोकिया, एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन, ये सब इन सारी टेक्निक्स को फॉलोअप करती हैं, यूज़ करती हैं और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है फिक्स टाइप का, उसको रिड्यूस करना साइज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ताकि एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, उसमें कुछ क्वालिटी मेंटेन करे, चेंजेस लाए, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं हमारे आपस में, जो डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें हम इंटरचेंज कर सकें, उनको अलाउ कर सकें, ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर सकें। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन्स। मशीन्स का स्टैंडर्ड सेटअप कैसे करना? अगर कोई लो क्वालिटी की मशीन से आउटडेटेड है तो उन्हें चेंज करना। मेन का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना? अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट करी, नई मशीन लेके आए हैं और वहाँ ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें किस में आती है? स्टैंडर्डाइजेशन में। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस टॉपिक का। नाउ थर्ड पार्ट इज वर्क स्टडी। थर्ड टेक्निक क्या है हमारा? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज फटीग, मेथड, टाइम स्टडी।
वर्क स्टडी को क्या 4 पार्ट में किया, फटीग, मेथड, टाइम एंड मोशन स्टडी। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। व्हाट इज़ फटीग स्टडी? फटीग स्टडी, it is conducted to find out the frequency of rest intervals during the duration of rest interval, the number of rest interval। मतलब कि जब भी आप लेबोरियस वर्क हो रहा है, लॉन्ग आवर्स तक मशीन्स चल रही हैं या लॉन्ग आवर्स तक काम चल रहा है, तो उसके बीच में कितना रेस्ट आवर्स देना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, कितने मिनट का टाइम इंटरवल होना चाहिए और कितने टाइम इंटरवल होना चाहिए, यह सब कहाँ स्टडी किया जाता है? फटीग स्टडी में। फटीग स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पर लॉन्ग आवर्स तक मशीन लंबे टाइम तक चलती रहती हैं और वर्कर्स उस पर वर्कआउट करते हैं लॉन्ग आवर्स तक। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि आपका एफिशिएंसी मेंटेन हो सके, क्वालिटी अच्छी आए। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अगर मैं काम करवाते रहूँगा और उसमें रेस्ट आवर्स नहीं देंगे तो आप थक जाएंगे। मशीन्स में भी थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गर्म हो जाएंगी, प्रोडक्ट वैसा क्वालिटी वाला नहीं निकल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें परफेक्शन के लिए हमें उस टाइम पे कितना रेस्ट आवर्स देना है, कितने टाइम का टाइम इंटरवल देना है, कितने टाइम इंटरवल देना है, वो सब स्टडी कहाँ की जाती है? फटीग स्टडी में की जाती है, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट अवर स्टडी इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है? It is conducted to find out the best method or way of performing the job which keeps production cost, minimum and maximum use of resources of the organization। मीन जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मेथड स्टडी क्या है? टेलर सजेस्टेड दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ thumb method, but all the method must be tried in organization and the one which brings maximum benefit with minimum cost must be selected। कौन सी मेथड आपको सिलेक्ट करनी है? वो मेथड वो होनी चाहिए जिससे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे, मिनिमम कॉस्ट से और अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस हो सके। वो मेथड स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग फॉलोअप ले लिया कि ठीक है मैंने बोल दिया, इट्स ओके, दैट इज़ ओके, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस मेथड स्टडी व्हाट विल बी हैपन, वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन एंड बेस्ट क्वालिटी, गेट द बेस्ट क्वालिटी। वो मेथड हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे? मेथड्स के लेवल पर स्टडी करेंगे कि कौन सी मेथड हम अप्लाई करें, एप्लीकेबल करें, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट अवर थिंग इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या है? जो भी जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा उसको डिसाइड करना, वर्कर्स को टारगेट प्रोवाइड करना, कितना आपको ये काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है। एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया कि इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना ही है। दैट इज़ बीइंग स्टडीड इन दिस टाइम स्टडी टेक्निक। नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, जो भी काम है उसको करने के लिए कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉयज़, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिटरमाइन करना, वर्कर्स को उनके एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करना, ये सब चीज़ें कहाँ स्टडी की जाएगी? टाइम स्टडी में। नेक्स्ट अवर स्टडी इज़ मोशन स्टडी। In motion study, the scientific technique of motion study is conducted or the objectives of motion studies are to determine the movement of workers they are performing the job,
to differentiate between the productive and unproductive movements, for cutting down the unproductive and wasteful movements, to design suitable equipment and tool to minimize the unproductive movements of the workers। इसमें क्या है, क्या स्टडी किया जाता है कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपके वर्क प्लेस से मूवमेंट कितना हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने मूवमेंट आप कर रहे हैं, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कितने हैं और प्रोडक्टिव मूवमेंट कितने हैं। प्रोडक्टिव में से अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट को कट करना, ऐसा इक्विपमेंट टूल डिज़ाइन करना जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। यह सब स्टडी कहाँ की जाती है, मोशन स्टडी में, ताकि उससे क्या होगा कि जो अगर मान लिया कि आपका वर्क प्लेस दूर है, रॉ मटेरियल दूर रखा हुआ है, वहाँ से उठा के लाके आप मशीन में रॉ मटेरियल पुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस, तो वो रिपीटेटिव प्रोसेस में आपका जो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, उसमें आप थक तो नहीं रहे। अनप्रोडक्टिव कितना है, तो उसको लाने ले जाने में मान लिया 30 सेकंड लग रहे हैं, और अगर वही रॉ मटेरियल आपके नियरेस्ट प्लेस पर है जो उठाया और पुट किया, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ सेकंड्स बच रहे हैं, आपका लेबोरियस पार्ट कम हो रहा है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम हो रहे हैं। ये सब स्टडी कहाँ कर रहे हैं हम लोग, मोशन स्टडी में हम ये चीज़ देखते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें अनप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हटा दिया जाए तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी, क्वालिटी मेंटेन होगी और आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ये चाह रहा है टेलर यही बताना चाह रहे हैं कि इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम अपना इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अवर टेक्निक ऑफ द टेलर इज़, एंड दिस वन इज़ द सेकेंड लास्ट टेक्निक, दैट इज़ डिफरेंशियल piece wage system. In this, Taylor emphasis on the paying different rate of wages for efficient and inefficient employees. Technique of differential wage system insists on paying different rate of wages to efficient and inefficient employee. Extra wages paid to the efficient employee will motivate them to remain efficient. Extra wages paid to efficient employees to motivate inefficient employees to come in the category of efficient employees. The last one is when the payment is given according to number of unit produced, automatically the production will maximize. Okay, यहाँ टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। जो एफिशिएंट है उनको डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस मिलेगा और एफिशिएंट को कम मिलेगा। मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका अच्छे रेट से आपको वेजेस मिलेंगे, और आप वैसा अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हो, इनएफिशिएंट वर्कर हो, तो आपको डिफरेंट रेट से आपको वेजेस मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉय। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उससे क्या होगा, आप अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए वहाँ पे मोटिवेट होगे कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और एक्स्ट्रा वेजेस पेड करने से एक पॉइंट और होगा, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको देखेंगे कि इसको अच्छा काम करने की वजह से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं भी अच्छा काम करूँ। तो ये टेक्निक वहाँ भी काम आएगी कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, वो आपको देखते हुए वो मोटिवेट होंगे कि हम भी इनएफिशिएंट लेबर्स एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसके लिए वो अच्छा काम करेंगे। लास्ट वन इज़ व्हेन द पेमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ यूनिट। मीन्स अगर आप 10 यूनिट बना रहे हैं तो उस हिसाब से पेमेंट होगा, अगर आप 12 यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा। तो जो वर्कर बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, एफिशिएंटली नहीं कर रहा है, तो वो उस मोमेंट पे जब उसको कम यूनिट वो बनाएगा तो पैसा कम मिलेगा, ज़्यादा यूनिट बनाएगा क्वालिटाइज वे में तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो वो उस हिसाब से टेलर चाह रहे हैं पीस वेज रेट सिस्टम। मीन्स 10 यूनिट बनाओ, 10 × 10 100 रुपीज़ लो, 20 यूनिट बनाओ, 10 × 20 200 रुपीज़ लो, तो 100 विल बी इंक्रीज इन योर पेमेंट, वेजेस आपका बढ़ जाएगा, तो उसमें आपका मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा। ये चाह रहे हैं टेलर। इस टेक्निक के थ्रू हम लोग अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा उसमें,
प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा. द लास्ट टेक्निक ऑफ अवर Taylor's technique is mental revolution. The objective of mental revolution are change in mental attitude of the worker and management towards each other. एटीट्यूड चेंज करना किसका? वर्कर्स का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति. ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस टेक्निक का एज पर टेलर. कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर, दोनों के बीच में कोऑपरेशन मेंटेन करना, अच्छा स्टार्ट गार्ड बना के रखना, कोई डिस्प्यूट्स को जो कन्फ्यूजन्स वगैरह रहते हैं वो नहीं होना. रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रेजुडिस forms the mind of workers and management to adopt the system of thinking. मतलब वर्कर्स को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी के प्रति प्रेजुडिस हैं, किसी का भेदभाव कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कम सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना. तो मेंटल रिवोल्यूशन विल वर्क. जो मेंटल रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा जो इनहेरेंट पार्ट में जो अंदर की तरफ कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो वो दूर हो जाती है. Now the techniques are over. Our last topic of this one is advantages of scientific management. Advantages of scientific management में क्या आ रहा है? First, it improves the efficiency of business through simplification and specialization. एफिशिएंसी बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट आता है एफिशिएंसी में किस बेस पे? सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन. कोई स्पेशलिस्ट है, सिंप्लीफिकेशन वे में वर्क कर रहा है, तो उससे क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी. ये साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद होगा. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम अडॉप्ट करते हैं, इसकी टेक्निक्स को, इसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है. हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय eliminating all type of wastages. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, वेस्टेजेस कम होते हैं. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, फर्म इज़ इनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट. अब ऐसे में क्या होगा, जब एक्यूरेट वे में वर्क हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो फर्म की एक स्टेबिलिटी बनेगी और बड़ा शेयर मार्केट में स्टेबल होगा. मींस मार्केट में आपका प्लेस अच्छा स्मूथ हो जाएगा, आपका मार्केट अच्छा बन जाएगा. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर. वर्कर्स और मैनेजमेंट पार्ट में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे को समझेंगे और मिलजुल के काम करेंगे. मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव स्किल ऑफ वर्कर. वर्कर्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्मूथ करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जब हम टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो उसमें ट्रेनिंग का जो क्लॉज है उसको फॉलो अप लेते हुए हम जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ट्रेनिंग देंगे. इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम. हम जो एम्प्लॉय क्लास है, लेबर क्लास है, उनको डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग मोटिवेट करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे मोटिवेट करेंगे, जिससे वो अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देंगे और ज़्यादा बनाने की वजह से टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा. These are the techniques and advantages of scientific management. Now from this topic you can prepare your notes as per whatever the PDF I am sending to you. You can prepare your notes by your own. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, फेयर्स के प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. ये मेन हेडिंग्स हैं, इनके ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.